हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो 12th क्लास के 4th चैप्टर का है। इस 4th चैप्टर का नाम है टेक्निक्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। हिंदी में इसे कहते हैं प्रोग्राम प्लान की तकनीक, अर्थात प्रोग्राम को प्लान करने की कौन कौन सी तकनीकें हैं उनके बारे में इस चैप्टर पर विस्तार से जानेंगे। तो समझते हैं प्रोग्राम प्लान की तकनीकों के बारे में। एक प्रोग्राम प्लान में प्रोग्राम के इनपुट लेने से लेकर उसकी प्रोसेसिंग, उसमें एडिटिंग और लास्ट में आउटपुट प्राप्त करने तक के सभी स्टेप एक क्रम में दिखाए जाते हैं। प्रोग्राम प्लान की तकनीकें निम्न हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है एल्गोरिथम, सेकंड नंबर पर है स्यूडो कोड, थर्ड नंबर पर है फ्लो चार्ट और लास्ट में है फोर्थ नंबर पर डिसीजन टेबल। इसमें इन चारों तकनीकों में एल्गोरिथम और स्यूडो कोड रिटन में प्रोग्राम का लॉजिक दर्शाती हैं, जबकि फ्लो चार्ट और डिसीजन टेबल ये ग्राफिक्स के द्वारा प्लान को दर्शाती हैं। अर्थात एल्गोरिथम और स्यूडो कोड में प्रोग्राम का प्लान या जो लॉजिक है उसको लिख करके दर्शाया जाएगा, और फ्लो चार्ट और डिसीजन टेबल में प्रोग्राम का प्लान ग्राफिक्स के द्वारा अर्थात चित्रों के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो बात करते हैं प्रोग्राम प्लान की तकनीकों के बारे में, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम प्रोग्राम डिजाइन के लिए अपनी भाषा में किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को व्यवस्थित क्रम में लिखे गए स्टेप्स का समूह होता है। इसकी और एक छोटी परिभाषा है जो आसानी से याद करने योग्य है कि एल्गोरिथम किसी समस्या को स्टेप बाय स्टेप लिखना कहलाता है। अर्थात समस्या को स्टेप बाय स्टेप लिखना एल्गोरिथम कहलाता है। अब इसे हम और थोड़ा सरल भाषा में समझेंगे एल्गोरिथम को। एल्गोरिथम में कुछ स्टेप्स होते हैं जिनमें हर एक स्टेप एक ऑपरेशन को दर्शाता है। एल्गोरिथम में कुछ स्टेप्स होते हैं जिनमें हर एक स्टेप एक ऑपरेशन को दर्शाता है, अर्थात उस स्टेप में कौन सी क्रियाएं होनी हैं ये उस स्टेप में क्लियर होगा। एक स्टेप स्टार्टिंग करता है और लास्ट में एक स्टेप होगा जो एंड करेगा अर्थात ख़त्म करेगा, और इन दोनों स्टेप्स के बीच में और बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। तो जानते हैं इसे एक उदाहरण लेकर के। एक एग्जांपल है 2 नंबर को जोड़ने का एल्गोरिथम। तो इसे स्टेप बाय स्टेप में लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप आएगा स्टार्ट का, तो स्टेप 1 स्टार्ट। स्टेप 2 में आएगा इनपुट ए और बी। एग्जांपल में लिखा है 2 नंबरों का टोटल। 2 नंबर के लिए हमने 2 वेरिएबल लिए ए और बी, इसमें वैल्यू को इनपुट कराना है। स्टेप 3 आएगा, एक प्रोसेस है C = A + B, अर्थात A और B का टोटल C वेरिएबल में स्टोर होगा। इसके बाद फोर्थ स्टेप है प्रिंट C, अर्थात C में जो वैल्यू स्टोर हो गई टोटल वैल्यू उसको प्रिंट करेंगे। और लास्ट में स्टेप है फिफ्थ स्टेप इंड, अर्थात हमारा एक एल्गोरिथम 2 नंबर जोड़ने का तैयार हो गया। अब आगे बात करेंगे स्यूडो कोड की। स्यूडो का अर्थ होता है समान या एक सा। इस प्रकार स्यूडो कोड का शाब्दिक अर्थ होगा समान कोड या एक सा कोड।
किसी कार्य को पूरा करने के लिए साधारण अंग्रेजी भाषा में एक क्रम में लिखे गए निर्देशों के समूह को स्यूडोकोड कहते हैं। अर्थात साधारण अंग्रेजी भाषा में एक क्रम से लिखे गए निर्देशों के समूह को स्यूडोकोड कहते हैं, जो किसी कार्य विशेष को पूरा करने के लिए लिखे जाते हैं। स्यूडोकोड को PDL भी कहते हैं। PDL, इस PDL का पूरा नाम है प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज। स्यूडोकोड में किसी भी प्रकार के प्रोग्राम को केवल 3 प्रकार के लॉजिक संरचनाओं के द्वारा ही लिखा जाता है। इसे ध्यान से समझेंगे। स्यूडोकोड में किसी भी प्रकार के प्रोग्राम को केवल 3 प्रकार के लॉजिक संरचनाओं के द्वारा ही लिखा जाता है। तो वो 3 प्रकार की लॉजिक संरचनाएं हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है सीक्वेंस लॉजिक, सेकंड नंबर पर है सिलेक्शन लॉजिक और थर्ड नंबर पर है इटरेशन और रिपीटिशन लॉजिक। इसे लूपिंग भी कहते हैं। तो जानते हैं एक एक के बारे में। तो सबसे पहला आता है ये जो स्टेप दिखाए गए हैं। इस प्रकार के लॉजिक में क्रियान्वित होने वाले निर्देश को एक के बाद एक क्रम में लिखा जाता है, अर्थात प्रोसेस 1, फिर अगली प्रोसेस, फिर अगली प्रोसेस, जितने भी स्टेप हमें देना होता है। इसे सीक्वेंस लॉजिक कहते हैं। सीक्वेंस लॉजिक में निर्देशों के क्रियान्वित होने का क्रम उनके लिखने के क्रम के समान होता है। अर्थात कहा जाए कि जो निर्देश पहले लिखा जाता है वही पहले एग्जीक्यूट होता है। चित्र के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। ये सीक्वेंस लॉजिक हो गया। इसके बाद आता है सिलेक्शन लॉजिक। इसको समझेंगे। इसमें एक प्रोसेस दी हुई है और एक डिसीजन बॉक्स दिया हुआ है। इसमें एक प्रोसेस एक साइड दी गई है, दूसरी प्रोसेस दूसरी साइड दी गई है। इसे कहते हैं सिलेक्शन लॉजिक, अर्थात चुनाव करने वाला लॉजिक संरचना। सिलेक्शन लॉजिक को डिसीजन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत किन्हीं 2 निर्देश अथवा निर्देशों की श्रेणियों में से किसी एक को सेलेक्ट किया जाता है। यह सिलेक्शन किसी न किसी कंडीशन के आधार पर उसके ट्रू या फॉल्स होने पर निर्भर होती है। इस चित्र में दिए गए फिगर में अगर कंडीशन ट्रू है तो नीचे वाली प्रोसेस फॉलो होगी या एक तरफ की प्रोसेस फॉलो होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरे तरफ की प्रोसेस फॉलो होगी। इस प्रकार ये सिलेक्शन लॉजिक को दर्शा रहा है। इसके बाद ये अगला जो फिगर दिख रहा है यह है इटरेशन या रिपीटिशन लॉजिक का। इसके बारे में जानते हैं। इटरेशन लॉजिक का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ हम एक से अधिक निर्देशों को एक से अधिक बार क्रियान्वित करवाना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा। इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हम एक से अधिक निर्देशों को एक से अधिक बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। जैसे 1 से 100 तक की गिनती प्रिंट करना है तो उसके लिए कंडीशन देंगे कि वो काउंटिंग 1 से 100 तक जाए, एक एक करके 1 2 3 4 इस तरह रिपीटिशन होते होते 100 तक जाए। इसको लूपिंग के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इटरेशन या रिपीटिशन को लूपिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अगर प्रोसेस या कंडीशन जो ट्रू होती है तो फिर से स्टार्टिंग में जाएगी और फिर से वही पूरी प्रोसेस होगी, फिर कंडीशन चेक होगी और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए।
और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारा प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। इस प्रकार ये सूडो कोड की लॉजिक संरचनाएं हैं। इसे भी एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। किन्हीं दो नंबर में से बड़ा नंबर ज्ञात करने का सूडो कोड लिखना है हमें। देखते हैं इसमें। फर्स्ट नंबर पर है, अर्थात पहली लाइन जो लिखेंगे, इनपुट ए कॉमा बी, अर्थात ए और बी को इनपुट कराना है। जैसा कि सूडो कोड की डेफिनेशन में था, अंग्रेजी भाषा के सामान्य शब्द। सेकेंड नंबर पर है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, यदि ए बड़ा है बी से। कब पूछ रहा है? यदि ए बड़ा है, किससे बड़ा है? बी से बड़ा है। तो ए को प्रिंट करेंगे, अर्थात थर्ड स्टेप पे लिखेंगे प्रिंट ए। क्यों? क्योंकि ए बड़ा है बी से पूछ रहा है। फोर्थ स्टेप में आएगा इल्स। मान लीजिए ए नहीं बड़ा बी से, बी वाली वैल्यू बड़ी है, तो अगले स्टेप में लिखेंगे प्रिंट बी। इसके बाद लास्ट स्टेप आएगा, या सेकेंड लास्ट स्टेप है एंड इफ, अर्थात इफ की कंडीशन को एंड कर दिया गया। और सबसे लास्ट में स्टॉप। इस प्रकार ये दो नंबर में बड़ी संख्या ज्ञात करने का सूडो कोड है। आगे चलते हैं फ्लो चार्ट पे। आजकल हर किसी को प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है ही। प्रोग्रामिंग के जरिए हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, और एक सॉफ्टवेयर हमारी लाइफ की सभी परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। किंतु प्रोग्रामिंग लिखने में सभी को परेशानी होती है। इसलिए हम फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, जिसकी सहायता से हम पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद कोडिंग करेंगे, अर्थात प्रोग्रामिंग करेंगे। तो प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। फ्लो चार्ट के जरिए हम किसी भी प्रोग्राम को चिन्हों के द्वारा लोगों को दिखा सकते हैं, जिसे समझने में आसानी होती है। जिस प्रकार क्रिकेट में या क्रिकेट जब मैच चल रहा होता है टीवी पर, तो देखा होगा कि क्रिकेट लास्ट में जो टीम खेलती है उसमें एक ग्राफ दिखाया जाता है कि इस टीम ने इतने रन बना लिए, इस ओवर पर दूसरी टीम की इतने रन थे और इस टीम के इतने रन हैं। तो एक ग्राफ के द्वारा हम उसे आसानी से समझ लेते हैं। वह भी फ्लो चार्ट का एक एग्जाम्पल है। इस प्रकार फ्लो चार्ट की एक आसान सी परिभाषा बनेगी कि एल्गोरिथम का चित्रीय निरूपण फ्लो चार्ट कहलाता है, अर्थात एल्गोरिथम को चित्रों के माध्यम से समझाना फ्लो चार्ट होता है। सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। अब एल्गोरिथम को चित्रीय निरूपण में निरूपित करना, उसके लिए कई सारे हमें सिंबल्स प्रयोग करने होंगे फ्लो चार्ट के द्वारा। तो फ्लो चार्ट में कई सारे सिंबल हैं, जिसे अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया है। फ्लो चार्ट बनाने के लिए इसके प्रतीक चित्रों का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो इसका सिंबल है टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स इसका जो सिंबल होता है वह ओवल टाइप का होता है, अर्थात अंडाकार आकृति का। ये इमेज है। फ्लो चार्ट के इस सिंबल को, अर्थात इस टर्मिनल, इसका नाम है टर्मिनल, इस टर्मिनल को फ्लो चार्ट के स्टार्ट और एंड में प्रयोग करते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है इनपुट आउटपुट बॉक्स। प्रोग्राम में कहीं भी इनपुट या आउटपुट का लॉजिक देना हो तो वहाँ पर इस
इनपुट आउटपुट बॉक्स का प्रयोग करते हैं। यह समानांतर चतुर्भुज टाइप का होता है। इसके बाद जो थर्ड नंबर पर है प्रोसेस बॉक्स। प्रोसेस बॉक्स के अंदर प्रोसेस दी जाती है, जैसे या लॉजिक देना हो, जैसे C = A + B या A = 1। इस प्रकार की प्रोसेस देने के लिए प्रोसेस बॉक्स का यूज़ किया जाता है। यह आयताकार बॉक्स होता है। इसके बाद चौथा बॉक्स है डिसीजन बॉक्स, अर्थात निर्णय लेने के लिए। यह निर्णय लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह डायमंड शेप का होता है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर है कनेक्टर। कनेक्टर की आकृति गोल होती है। कनेक्टर वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जब हमारा फ्लो चार्ट एक पेज पर ना आ रहा हो, तो उसे दूसरे पेज पर ले जाने के लिए इस कनेक्टर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है फ्लो लाइन, अर्थात हम जब एक फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं तो उनमें जितने भी सिंबल्स प्रयोग होते हैं उन सभी सिंबल्स को आपस में जोड़ने के लिए और उनका क्रम निर्धारित करते हुए इस फ्लो लाइन का प्रयोग करते हैं। ये चारों फ्लो लाइन है, लेफ्ट, राइट, डाउन एंड अप। और 7 नंबर पर है कमेंट बॉक्स, अर्थात फ्लो चार्ट में हमें ये दिखाना हो कि इस बॉक्स में कौन सी प्रोसेस हो रही है, तो हम उसके बारे में कमेंट दिखा सकते हैं या उसके बारे में लिख सकते हैं। इसका चिन्ह इस प्रकार होता है। तो ये मुख्य रूप से 7 चिन्ह हैं: टर्मिनल, इनपुट आउटपुट बॉक्स, प्रोसेस बॉक्स, डिसीजन बॉक्स, कनेक्टर, फ्लो लाइन और कमेंट बॉक्स। इन सभी का प्रयोग करके हम एक फ्लो चार्ट आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो एक फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे। जो फ्लो चार्ट है डिजाइन करने के लिए वह है 2 नंबरों का टोटल डिस्प्ले कराने का। तो सबसे पहला है स्टार्ट। जैसा कि बताया, हम इसे एल्गोरिथम में पढ़ चुके हैं और फ्लो चार्ट की डेफिनेशन है कि एल्गोरिथम का चित्रीय निरूपण फ्लो चार्ट कहलाता है। तो एल्गोरिथम में पहला स्टेप था स्टार्ट। तो स्टार्ट को शेप देने के लिए कौन सा बॉक्स है? टर्मिनल। इसके बाद आता है इनपुट कराना है ए और बी को, तो इनपुट और आउटपुट वाला बॉक्स प्रयोग करेंगे, अर्थात समानांतर चतुर्भुज का। इसके बाद आएगा, हमने दिया यहाँ पर प्रोसेस सम = A + B। यहाँ पर सम एक वेरिएबल है जो ए और बी का टोटल स्टोर कर रहा है। यहाँ पर हमने दिया है प्रोसेस बॉक्स। फिर यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं सम को, अर्थात प्रिंट सम। तो वही बॉक्स इनपुट आउटपुट वाला फिर से प्रयोग कर दिया समानांतर चतुर्भुज का। और लास्ट में इंड, लास्ट स्टेप था इंड एल्गोरिथम में 2 नंबर जोड़ने का। तो स्टार्ट और इंड के लिए वही टर्मिनल बॉक्स प्रयोग किए जाएंगे। इस प्रकार ये 2 नंबर को जोड़ने का फ्लो चार्ट डिजाइन है। एक फ्लो चार्ट और समझते हैं। 2 नंबर में से बड़ी संख्या प्रिंट करने का फ्लो चार्ट। ध्यान से समझिएगा इसे। सबसे पहला बॉक्स है स्टार्ट। इसके बाद 2 संख्याएं हम इनपुट करेंगे ए और बी में। संख्या इनपुट करने के बाद हम एक डिसीजन बॉक्स प्रयोग करेंगे निर्णय लेने के लिए, इफ़, और उसमें लिखेंगे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, कि ए बड़ा है बी से। अगर कंडीशन ट्रू होती है, कंडीशन अगर सही है, तो क्या करेंगे? प्रिंट ए, अर्थात ए को प्रिंट कर देंगे अगर ए बड़ा है। और अगर कंडीशन गलत होती है, अर्थात बी की वैल्यू बड़ी है, तो देंगे प्रिंट बी, अर्थात दूसरा स्टेप फिर फॉलो होगा। और इन दोनों स्टेप में से कोई भी एक संख्या बड़ी होगी तो वो वाली वैल्यू प्रिंट होगी। और लास्ट में दोनों क्या हो जाएंगे? इंड हो जाएंगे।
और सबसे लास्ट में एक बॉक्स है इंड का, टर्मिनल बॉक्स है जिसमें लिखा गया इंड। इस प्रकार ये 2 नंबर में से बड़ी संख्या प्रिंट करने का फ्लो चार्ट है। 2 नंबर छोटी संख्या प्रिंट करने का फ्लो चार्ट, तो इसमें केवल चिन्ह को चेंज कर देना है, ग्रेटर देन की जगह लेस देन प्रयोग कर देना है। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं फ्लो चार्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो फ्लो चार्ट का पहला लाभ है, किसी भी प्रोग्राम में कम्युनिकेशन की जानकारी प्राप्त करने में आसानी होती है। फ्लो चार्ट की हेल्प से किसी भी प्रोग्राम को आसानी से समझा जा सकता है। फ्लो चार्ट की हेल्प से डेटा कहाँ फ्लो करता है इसका आसानी से पता चल जाता है। और चौथा है, किसी भी न्यू सिस्टम को डिजाइन करने के लिए यह सबसे बढ़िया टूल है फ्लो चार्ट। इस प्रकार ये लाभ हो गए। अब इसकी हानि भी हैं। तो सबसे पहली हानि है कि फ्लो चार्ट बनाने में बहुत ही अधिक समय लगता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यह बहुत ही धीमी गति प्रदान करता है। और थर्ड में है, फ्लो चार्ट में किसी भी प्रकार का संशोधन करना है या परिवर्तन करना है तो इसके लिए फ्लो चार्ट को दोबारा बनाना पड़ता है। सबसे बड़ी हानि है। अगर कहीं परिवर्तन करना है तो फ्लो चार्ट हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। कटिंग करेंगे तब भी हमें फ्लो चार्ट दोबारा बनाना पड़ेगा। इस प्रकार ये फ्लो चार्ट के लाभ और हानि थे। आगे चलते हैं प्रोग्राम डिजाइन तकनीक के लास्ट तकनीक पर, डिसीजन टेबल। इसे निर्णय तालिका भी कहते हैं। निर्णय तालिका का शाब्दिक अर्थ है निर्णय देने वाली तालिका, अर्थात एक ऐसी टेबल जो डिसीजन देती हो। डिसीजन टेबल जटिल प्रोग्राम के लॉजिक को देने में सक्षम होती है। यह भी फ्लो चार्ट की तरह प्रोग्राम लॉजिक की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन टेक्निक है। इसका प्रयोग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लॉजिक अर्थात जटिल प्रोग्राम लॉजिक को तैयार करने में किया जाता है। अर्थात जहाँ पर जटिल प्रोग्राम है उन्हें समझने के लिए, उसका लॉजिक तैयार करने के लिए डिसीजन टेबल का प्रयोग करते हैं। फॉर्मेट ऑफ डिसीजन टेबल अर्थात डिसीजन टेबल का फॉर्मेट क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो निर्णय तालिका का प्रारूप अर्थात उसका फॉर्मेट 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें ये 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कंडीशन का, उसी के नीचे है एक्शन, अर्थात ये दोनों आते हैं कंडीशन एंड एक्शन में। और इधर रूल्स में कंडीशन अल्टरनेटिव अर्थात कंडीशन के मार्ग, और उसके नीचे हैं एक्शन एंट्रीज अर्थात कंडीशन और कंडीशन के मार्ग, फिर एक्शन और एक्शन की कौन कौन सी एंट्री है। कंडीशन है तो उसमें कंडीशन होगी, उसके आधार उसके शर्त दी गई शर्त के आधार पर ट्रू या तो फॉल्स, और एक्शन में उसकी एक्शन एंट्री फॉलो की जाएंगी इनपुट या डिस्प्ले कराने से रिलेटेड। इस प्रकार ये चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर या चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं।